हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने मेरे बच्चे जो ए बी सी करके 3 ट्रांजेक्शन थे, स्पेशल एंट्रीज वाले, जर्नल एंट्रीज वाले, उनको हमने देखा था। आज फोर्थ एडजस्टमेंट को हम देखने जा रहे हैं, चौथी एंट्री, जिसमें आपको बताया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, रिसीव्ड ₹1200 ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अब पहले ये बैड डेट्स क्या होती है और वो रिटर्न ऑफ क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, जब हम है ना क्रेडिट सेल करते हैं, क्या करते हैं बच्चे? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स करने के टाइम पे जो बंदे को आपने ये गुड सेल किया, मान लो कि क्रेडिट सेल्स टू अमित, तो ये अमित को अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में मेरे बच्चे DEBTORS मतलब कि डेटर्स, बी साइलेंट है, बोलना नहीं है, डेटर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? डेटर्स। मतलब कि डेटर्स के पास से हमें पैसा मिलता है, हमें लेना होता है, क्योंकि हमने उनको गुड्स सेल किया। समझ में आई बात? अब मान लो कि अमित को हमने 50,000 रुपीज का सेल किया। ओके, अब सेल जब हम करते हैं, और वो भी कौन सा? क्रेडिट सेल्स। कैश आ गया तो मतलब हमें अमित के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन क्रेडिट सेल्स है मतलब अमित के पास से गुड्स के बदले में कुछ पैसा नहीं मिला, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? डेटर्स। डेटर्स मतलब कि जिनके पास से पैसा लेना होता है, उसे क्या बोला जाएगा? डेटर्स। ठीक है। अब क्या होगा कि डेटर्स के पास से कितने बार मांगने के बावजूद भी कोई अमाउंट ना मिले, मान लो कि डेटर्स ने हमें 45,000 रुपीज दे दिया, ये रिसीव्ड हो गया, ऑलरेडी रिसीव्ड बाय अमित, राइट। लेकिन अभी तक 5,000 रुपीज वेर नॉट रिसीव्ड फ्रॉम अमित, नॉट रिसीव्ड फ्रॉम अमित, मतलब कि अभी तक 5,000 रुपीज नहीं मिला। हमने बार बार अमित को फोन किया कि भाई पैसा दे दो, भाई पैसा दे दो, भाई पैसा दे दो, लेकिन अमित दे ही नहीं रहा। बात गई कोर्ट में, और कोर्ट ने अमुक प्रोसीजर के बाद, कुछ प्रोसीजर के बाद, ये अमित को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब कि क्या? कि अमित के पास अब हमारे जैसे कई सारे लोगों को पैसा देने के लिए कुछ भी नहीं है, वो नहीं दिया दे सकता। पैसा कौन डिक्लेयर करेगा? कोर्ट डिक्लेयर करेगी। ये बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो मतलब ये एक लेंथी प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बोल दो कि भाई मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूं, जाओ राम नाम जपते रहो, ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है कि एक लंबी प्रोसीजर के बाद कोर्ट ने अमित को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि अब अमित है ना, वो किसी लोग को, किसी पार्टी को पैसा देने के लिए वो सक्षम नहीं है, मतलब कि वो पैसा अभी नहीं दे पाएगा। तो मतलब ये हुआ ना कि ये 5,000 रुपया हमारा तो डूब गया। तो ये जो 5,000 का लॉस गया हमें ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ अमित, जो कौन है? एक डेटर है। डेटर क्यों हुआ? क्योंकि हमने अमित को सेल्स किया था, और वो भी क्रेडिट सेल्स। ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स जिसे कहा जाता है, सॉरी, जिसके साथ किया जाता है, जिनको किया जाता है, उस बंदे को क्या बोलते हैं? डेटर्स। और डेटर्स के पास से यदि कुछ अमाउंट ना मिले, देखो मेरे बच्चे, आप बोलोगे कि सर इसे डिस्काउंट नहीं बोल सकते हो। बच्चे, डिस्काउंट है ना, वो 200-500 रुपए का होता है। 50,000 की अमाउंट में 5,000 का कैश डिस्काउंट नहीं होता, और यदि होता तो भी हमें बताया जाता कि ये 5,000 की अमाउंट है ना, वो डिस्काउंट है। लेकिन यहां पे इस 5,000 को बोला जाएगा
बैड डेट्स, इसमें भी बी साइलेंट है। बैड डेट्स, बैड डेट्स इज अ लॉस, हमारे लिए वो क्या है, लॉस। द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड बाय द डेटर्स, उसे क्या बोला जाएगा, बैड डेट्स। समझ में आई बात? तो ये जो बैड डेट्स है वो कहां से होती है, डेटर्स के पास से। समझे बात को? क्यों हुई? क्योंकि डेटर्स है ना वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, डिसऑनर हो गया वो, अब वो बैंक करप्ट हो गया है। बैंक करप्ट मतलब क्या, कि अब उसके पास हमें चुकाने के लिए पैसा नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि कोर्ट में जज साहब ये भी डिक्लेयर करते हैं कि भाई केस चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, और लास्ट में क्या होता है, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये वो चिड़िया वाले भाई साहब, चिड़िया के लोगो वाले भाई साहब, याद है ना आपको, जिसकी एयरलाइंस भी चलती थी, बंद हो गई, और अभी वो भाई साहब चल गए लंदन पे, है ना। तो ये जो माल्या साहब थे, अब क्या हुआ, उन्होंने हर जगह से इतना लोन लिया, कर्जा किया, और फिर जिन जिन लोगों को पैसा चुकाना था वो नहीं दे पाए। अब केस चला कोर्ट में। अब क्या होगा कि जो कोर्ट के जज साहब है ना वो एक बंदे को भेजेंगे, जिसे वो बोलते हैं उसे एक क्या बोलते हैं, बैंक का वो, सॉरी कोर्ट का वो सुपरवाइजर नहीं, उसे कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड है उसके लिए, वो बंदा जाएगा माल्या साहब की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए। कोर्ट का रिसीवर बोला जाता है ऐसा उसे। वो रिसीवर जो है ना वो जाएगा जो सर्वे करने के लिए, सर्वेयर भी बोला जाएगा। तो वो जो सर्वेयर है ना वो माल्या साहब की हर एक तरह की प्रॉपर्टी है ना वो चेक करेगा। अब आपने कभी कभार तो सुना होगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना वो अपने नाम पे ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं रखते, अपनी बीवी के नाम पे, अपने भाई के नाम पे, अपनी मम्मी और पापा के नाम पे प्रॉपर्टी कर देते। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोर्ट जो प्रॉपर्टी चेक करने जाएगी ना वो माल्या, विजय माल्या के नाम की होगी, वही चेक होगी। उसकी बीवी के नाम की आप नहीं ले सकते हो, उनकी माता के नाम की आप नहीं ले सकते हो। मतलब क्या होगा कि जितनी विजय माल्या के नाम की प्रॉपर्टी होगी ना वो सारी प्रॉपर्टी को चेक कर दिया जाएगा। अब प्रॉपर्टी का टोटल लगाया तो 300 करोड़ आया, और उनको चुकाना कितना है, 12,000 करोड़ चुकाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा सबको पैसा चुका ही नहीं सकता है। तो कोर्ट ने उसे क्या डिक्लेयर कर दिया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये बंदा पैसा नहीं चुका पाएगा। समझ में आई बात? तो जिस बंदे से हमें पैसा लेना होता है वो डेटर्स यदि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो वो अमाउंट हमें फिर नहीं मिलती। अब एक बार कोई बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और हम उसके पास अभी प्रेशर करने के लिए जाएंगे कि नहीं भाई तू मेरा पैसा दे दे, कुछ भी होगा हम ये कर लेंगे, धमकी दे, गुंडों को भेजे, हमारे ऊपर उल्टा केस हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। एक बार कोई बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है ना फिर हम उसको उसके पास से पैसा नहीं मांग सकते। यदि फ्यूचर में वो बंदे के पास काफी सारा फिर पैसा हो गया, एकदम धनवान आदमी बन गया वापस, फिर भी आप उनके पास से नहीं मांग सकते हो। हाँ, यदि वो सामने से पैसा देने के लिए आए, उसके जहन में राम बस जाए और वो सामने से पैसा देने के लिए आए तो बात अलग है। समझ रहे हो बच्चे? तो इस तरीके से ये जो बैड डेट्स फिर फ्यूचर में ये अमाउंट रिटर्न होती है, उस रिटर्न आई हुई अमाउंट को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चे, बैड डेट्स रिटर्न, जो फ्यूचर में वापस रिटर्न आएगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अभी के लिए तो हमने लॉस समझकर अमित का अकाउंट कर दिया क्लोज, कि भाई चलो कोई बात नहीं, 45,000 आया, लेना था 50,000, 5,000 नहीं मिला, अकाउंट कर दो क्लोज, और ये 5,000 हमारे लिए हो गया लॉस। तो ये 5,000 हमें अब नहीं मिलने वाला। लेकिन फ्यूचर में थोड़े साल के बाद या
नेक्स्ट ईयर में ये अमित ने ये 5,000 रुपीज को रिटर्न किया, तो अब क्या होगा? तो कि भाई रिटर्न करने के टाइम पे हमने तो अमित का अकाउंट क्लोज कर दिया था कि भाड़ में गया अमित, जान दो, ये पैसा नहीं आएगा, बैड डेट्स हो गई, हमारा लॉस हो गया, कर दो अमित का अकाउंट क्लोज, अब हमें अमित के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम यही करेंगे ना बच्चे। लेकिन जब वो नेक्स्ट ईयर में वही अमाउंट अमित के पास से मिली, तो हमने तो बच्चे अमित का अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज कर दिया था, ना, और ये तो हमें इनकम हो गई। आप बोलोगे कि सर हमारा ही पैसा मिला, इनकम कहाँ की? इनकम हुई बच्चे, क्यों? क्योंकि उसे आपने लॉस समझकर क्लोज कर दिया था, और अब वो अमाउंट मिल रही है, मतलब वो क्या हो जाएगी? इनकम। जैसे 45,000 की आपको इनकम हुई थी, वैसे ही ये 5,000 रिटर्न आया पैसा, तो ये रिटर्न की भी 5,000 की अमाउंट आपको होगी, इनकम होगी। समझ में आ रही है बच्चे बात? तो ये कॉन्सेप्ट था डेटर्स के इंसॉल्वेंसी के टाइम पे हो रही बैड डेट्स और अमुक समय के बाद उसका रिटर्न आना। तो यहां पे क्वेश्चन में भी वही बताया है ना कि 1200 रुपीज हमने बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिया था लास्ट ईयर में, वो रिसीव हुआ। आप समझ रहे हो मेरी बात को? लास्ट ईयर में जो 1200, देखो हमने यहां पे भी यही एग्जांपल देखा, लास्ट ईयर में 5,000 रुपीज को हमने बैड डेट्स के तौर पे राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करना मतलब कि क्लोज कर देना। अमित मतलब कि डेटर्स के इंसॉल्वेंट होने के टाइम पे जो भी अमाउंट हमें नहीं मिलती, वो अमाउंट को एज ए बैड डेट्स, एज ए लॉस क्लोज करना, मतलब कि इसको राइट ऑफ करना। राइट ऑफ हमारी अकाउंटेंसी का टर्मिनोलॉजी वर्ड है, ठीक है? तो हमने एज ए लॉस ये 1,200 रुपए को तो क्लोज कर दिया था, लॉस हो गया। पिछले साल में हमने दिखा दिया कि भाई हमारा 1,200 रुपया डूब गया। ये डूब गया आप बोलते हो ना, वही डूब गया मतलब कि बैड डेट्स। समझ में आई बात? तो ये जो बैड डेट्स प्रीवियस ईयर में हुई थी 1,200 रुपए की, जो हमने राइट ऑफ कर दिया था, वो करंट ईयर में रिसीव्ड हुई है। देखो लिखा हुआ है, क्या हुआ है? रिसीव्ड। तो मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? ये डी का सॉल्यूशन करने के टाइम पे कौन कौन से अकाउंट होगा? तो कि भाई रिसीव्ड 1200 रुपीज रिसीव्ड। रिसीव्ड क्या दिखा रहा है कि भाई ये कैश ट्रांजेक्शन है। कौन सा ट्रांजेक्शन है ये? कैश ट्रांजेक्शन। इस कैश ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट तो कोई कैसा निकलेगा? तो कि भाई ये तो हम बखूबी जानते हैं, कैश अकाउंट निकलेगा। और दूसरा अकाउंट है, ये कैश किसके लिए मिली? तो कि भाई हमने जो प्रीवियस ईयर में बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया था, वो रिटर्न मिला, मतलब यहां पे अकाउंट बनेगा बैड डेट्स रिटर्न अकाउंट। क्या लिखा जाएगा यहां पे? बैड डेट्स रिटर्न अकाउंट। समझ में आई बच्चे बात आपको? हाँ। अब कैश है, वो तो रियल टाइप का अकाउंट है। रियल टाइप का रूल क्या था बच्चे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे कैश आ रहा है, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। बैड डेट्स रिटर्न का अकाउंट कौन सा हो सकता है? आप ध्यान से देखो, हमने यहां पे बोला कि ये जो बैड डेट्स रिटर्न है वो हमारे लिए क्या है? इनकम है। समझ में आ रही है बात? आप बोलोगे कि सर ये तो अमित का अकाउंट है। नहीं बच्चे, अमित को तो हमने ताला लगा दिया था पिछले ही साल में। अमित के साथ हमने हर रिश्ता तोड़ दिया था। अमित का अकाउंट भी हमने क्लोज कर दिया था कि भाई भाग, अब हमें तेरे साथ कोई व्यवहार नहीं करना है। मतलब अमित का अकाउंट तो क्लोज हो गया। अब यदि वापस आप यहां पे अमित का नाम लिखोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो गड़बड़ी हो जाएगी। अब क्या होगा? तो कि भाई इसे इनकम के तौर पे लिखो,
मतलब कि ये अकाउंट कौन सा हो जाएगा बच्चे, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। और नॉमिनल में इनकम को क्या बोला किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। आप इस ट्रांजैक्शन को समझे मेरे बच्चे? हाँ, फिर से एक बार, क्रेडिट सेल्स जिनको किया वो डेटर्स, उसके पास से पैसा नहीं मिला, इंसॉल्वेंट हो गया डेटर्स, मतलब कि वो बैड डेट्स, बैड डेट्स को एज ए लॉस क्लोज कर दिया जाता है। साथ साथ में वो इंसॉल्वेंट हुए डेटर्स को भी क्लोज कर दिया जाता है। अब पिछले साल का जो राइट ऑफ था वो हमें करंट ईयर में मिला, तो वो करंट ईयर की इनकम पे लिखा जाएगा। समझ में आई बात? तो यहां पे जो बैड डेट्स हमने प्रीवियस ईयर में राइट ऑफ कर दी थी वो करंट ईयर में एज ए इनकम आपको रिसीव्ड हुई, इसीलिए ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ, इसीलिए एक अकाउंट कैश आया। और ये जो बैड डेट्स रिटर्न अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, मतलब कि वो एक इनकम का अकाउंट है, इसीलिए वो क्रेडिट हुआ। इज द क्लियर? तो इस तरह से ये डी ट्रांजैक्शन जो स्पेशल ट्रांजैक्शन था उसे हमने सीखा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ई, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 2000। अब देखो बच्चे, यहां पे क्या हो रहा है कि भाई ये ट्रांजैक्शन ई है, गुड्स है ना, वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉयड हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉयड। अब गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है मतलब कि गुड्स गया, तो यहां पे हमने इसी गुड्स के कई सारे इस तरह के ट्रांजैक्शन को देखे कि जिसमें गुड्स जा रहा है लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे कि गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, ये एक हो गया। दूसरा, गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट के तौर पे दिया, ठीक है। या फिर गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने कल देखा था, या तो डोनेशन। तो ये सब केसेस के अंदर क्या होता है कि गुड्स जा रहा है लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको पता है ना मेरे बच्चे कौन सा अकाउंट आता है, परचेज अकाउंट आता है, ठीक है। अब गुड्स कहां गया, तो कि भाई गुड्स है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो हमारा तो लॉस हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फायर के कारण, तो हमारा तो वो लॉस हो गया। तो मेरे बच्चे ये जो ई ट्रांजैक्शन है ना वो एक्चुअल में कैश नहीं है, मतलब कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। कौन सा हुआ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब आपको पता है कि भाई क्रेडिट ट्रांजैक्शन में तो नाम होना चाहिए, लेकिन इस केस में नाम वाला ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। इससे पहले जब हमने वो डोनेशन वाला वो चैरिटी वाला एग्जांपल देखा था तब भी हमने यही बोला था। तो यहाँ पे क्या होगा कि गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल, गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और पर्पस, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, किसी भी तरीके से गुड्स गया बदले में कुछ ना मिला, मतलब कि एक अकाउंट है ना वो कौन सा आएगा, परचेज अकाउंट आएगा बच्चे। क्या आएगा, परचेज अकाउंट। और दूसरा कौन सा आएगा, तो कि भाई सेकेंड अकाउंट है ना वो यहां पे लॉस बाय फायर अकाउंट आएगा, क्योंकि यहां पे फायर के कारण लॉस जा रहा है। यदि हमने ओनर को दिया होता तो ड्राइंग्स अकाउंट आता, यदि फ्री सैंपल के तौर पे दिया होता तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट आता, यदि चैरिटी और डोनेशन के तौर पे दिया होता तो यहाँ पे चैरिटी या डोनेशन एक्सपेंस अकाउंट आता।
और यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो रहा है फायर के कारण, मतलब कि लॉस बाय फायर अकाउंट आता है। समझ में आ गई बात। परचेज अकाउंट है वो रियल टाइप का अकाउंट है जो आप जानते हो, क्योंकि ये गुड्स का अकाउंट है। एंड लॉस बाय फायर मतलब कि ये नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा मेरे बच्चे? नॉमिनल अकाउंट। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि भाई नॉमिनल अकाउंट के अंदर सिर्फ एक्सपेंस और इनकम ही आती है ना मेरे बच्चे। आज मैं जोड़ देता हूं, ध्यान से सुनना। ये है नॉमिनल अकाउंट जिसके अंदर लॉस तो आता ही आता है, सॉरी एक्सपेंस तो आता ही है, साथ में लॉस भी आता है। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्सपेंस मतलब बदले में कुछ मिले, सैलरी दिया तो उन्होंने काम किया, वेजेस चुकाया उन्होंने काम किया, स्टेशनरी का पैसा चुकाया तो स्टेशनरी मिला, रेंट चुकाया तो मकान भाड़े पे मिला, जगह भाड़े पे मिली, उससे क्या बोला जाएगा? एक्सपेंस। लेकिन हमारा कुछ जा रहा है लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलेगा तो उसे क्या बोला जाएगा? लॉस बोला जाएगा मेरे बच्चे। और सेम एज वे इसी के अंदर एक्सपेंस और हम लोगों ने क्या बोला था? इनकम आती है, तो इनकम के साथ में गेन भी होता है। तो लॉस और गेन, गेन मतलब कि अनएक्सपेक्टेड हमारी इनकम कि जो हमने सोची नहीं थी लेकिन मिल गई। समझ में आई बात? तो ये दोनों नॉमिनल टाइप के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये लॉस गया वो लॉस भी नॉमिनल टाइप का है। अब रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे क्या हुआ? तो कि भाई गुड्स गया, मतलब कि परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। जबकि लॉस है तो लॉस एंड एक्सपेंस अकाउंट ऑलवेज डेबिट, गेन और इनकम अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। तो यहाँ पे मेरे बच्चे ये जो लॉस गया वो लॉस की वजह से नॉमिनल अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरे बच्चे आपको बात? हाँ, तो इस तरीके से किसी भी प्रकार से जाने वाले जो गुड्स है उसके लिए हमेशा एक परचेज अकाउंट आएगा, और वो गुड्स कहाँ गया, यदि ओनर ले गया तो ड्रॉइंग्स अकाउंट आएगा, फ्री सैंपल में दिया तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट आएगा, डोनेशन और चैरिटी में दिया तो डोनेशन और चैरिटी अकाउंट आएगा, और यदि वो आग में जल के खाक हो गया तो वो लॉस बाय फायर अकाउंट में आएगा। इज द क्लियर? तो इस तरीके से ये ई ट्रांजैक्शन जो है वो एज ए स्पेशल ट्रांजैक्शन सोल्व किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एफ, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1000। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पे बोला कि जो एक्सपेंस है ना, हाँ, जो भी एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंस हमेशा नॉमिनल टाइप का होता है ना? जैसे कि रेंट, सैलरी, वेजेस एटसेट्रा। तो ये सारे जो एक्सपेंस है वो नॉमिनल टाइप के अकाउंट में एज ए क्या बोला जाएगा? एक्सपेंस बोला जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे यदि आपने रेंट चुकाया नहीं है, सैलरी नहीं चुकाई है या वेजेस नहीं चुकाया है, उसे बोला जाएगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब कि रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस। यदि चुका दिया तो एक्सपेंस, यदि नहीं चुकाया है मतलब कि अभी चुकाना बाकी है तो उसे मेरे बच्चे लायबिलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लायबिलिटी। ये जो लायबिलिटी है
वो मतलब क्या कि ये चुकाना बाकी है। एक्सपेंस मतलब कि ऑलरेडी चुका दिया। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात आपको? यदि मैं आपको बोलूं कि भाई रेंट, बताओ क्या होगा? तो कि भाई रेंट इज अ एक्सपेंस। मैं आपको बोलूं भैया आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब कि अभी तक वो रेंट चुकाना बाकी है। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है, मान लो कि ये अपना जून मंथ चल रहा है ना? आज जून की 15th डेट हो गई है। कौन सी डेट है? जून 15। और मई मंथ का जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है अभी भी। आज कौन सी डेट है? 15। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात? तो प्रीवियस मंथ का जो रेंट है वो अभी भी जून महीने में चुकाना बाकी है, इसीलिए इसे आउटस्टैंडिंग रेंट बोला जाएगा। और कोई भी एक्सपेंस यदि आउटस्टैंडिंग है मतलब कि वो लायबिलिटी है। क्या है मेरे बच्चे? लायबिलिटी। लायबिलिटी है ना, वो हमेशा क्रेडिट होती है। और एसेट से, ध्यान से सुनना, जो एसेट से वो हमेशा डेबिट होती है। आज एक और पहलू मैं आपको बता दिया, एसेट्स इज ऑलवेज डेबिट एंड लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट। समझे बात को? यहां पे रेंट इज अ एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लायबिलिटी। समझ में आई बात? अब यहां पे आपको क्या बताया है क्वेश्चन में? तो कि भैया आउटस्टैंडिंग क्या बोला है? रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज। ये हमारा ट्रांजेक्शन है। भाई दे दिया होता तो कैश ट्रांजेक्शन होता, यहां पे नहीं दिया मतलब कि आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग हुआ मतलब कि भाई किसी ना किसी को तो वो चुकाना बाकी है। तो आप बोल सकते हो ना कि ये रेंट जो हमें लैंडलॉर्ड को देना था उसे चुकाना बाकी है। समझ में आई बात? तो यहां पे ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन हो जाएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक अकाउंट बनेगा आउटस्टैंडिंग रेंट का। आउटस्टैंडिंग रेंट का क्यों? क्योंकि ये उनके जो लैंडलॉर्ड है, जो इस रेंट पे ली हुई जगह के मालिक है, उनको ये अमाउंट चुकाना बाकी है। तो ये उस ओनर का अकाउंट हो जाएगा। किसका? जिन्हें हमें चुकाना बाकी है। सैलरी चुकाना बाकी है तो वो सैलराइड पर्सन का अकाउंट बनेगा यहां पे, है ना? तो ये ओनर का अकाउंट बना, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट होगा। और दूसरा अकाउंट बनेगा तो कि भाई रेंट है वो एक्चुअल में हमारा एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट बनेगा। तो मतलब कि एक्सपेंस है लेकिन अभी तक नहीं चुकाया, ये दो अकाउंट बने। एक्सपेंस है इसीलिए रेंट अकाउंट, और उसे नहीं चुकाया इसीलिए आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। समझ में आ रही है बच्चे बात आपको? हाँ, कोई भी एक्सपेंस को यदि हम नहीं चुकाते हैं तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती है। और लायबिलिटी हमेशा किसी व्यक्ति के साथ होती है। आप बोलोगे कि रेंट चुकाना बाकी है तो मैं सीधा बोलूंगा भाई किसे चुकाना बाकी है? ओनर को, वो लैंडलॉर्ड को चुकाना बाकी है। आप बोलोगे कि भाई सैलरी चुकाना बाकी है तो मैं पूछूंगा कि किसे चुकाना बाकी है? आप बोलोगे वो एम्प्लॉय को। वेजिस चुकाना बाकी है, मैं बोलूंगा किसे चुकाना बाकी है? आप बोलोगे उस लेबर को। अरे मेरे बच्चे यही तो हम करते थे, ध्यान से सुनो। सेल किया, सॉरी परचेज किया हमने कुछ, है ना?
गुड्स परचेज किया, मान लो क्या किया, गुड्स परचेज किया, वो भी क्रेडिट पे। तो हमने क्या किया, पैसा चुकाना बाकी है ना, तो परचेज तो कर लिया हमने, लेकिन अभी भी उसका पैसा देना बाकी है, इसीलिए वहां पे हमने अमित का नाम लिखा, अमित का अकाउंट आया ना। तो यहां पे लैंडलॉर्ड को चुकाना बाकी है पैसा, तो उसका ही अकाउंट आएगा, भले उसका नाम नहीं आएगा। सैलरी चुकाना बाकी है तो सैलराइड पर्सन का नाम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो परचेज था वो गुड्स का अकाउंट है, मतलब कि ये रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। जबकि ये रेंट अकाउंट है ना, वो नॉमिनल है, इसीलिए यहां पे किसी बंदे का नाम नहीं आएगा, लेकिन वो बंदे का अकाउंट बनेगा जो आउटस्टैंडिंग के नाम से बताया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि भाई एक अकाउंट बनेगा रेंट अकाउंट, जो हमें एक्सपेंस के तौर पे चुकाना है, लेकिन वो अभी तक नहीं चुकाया, इसीलिए आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट बनेगा। ये रेंट है जो नॉमिनल अकाउंट है, और ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। रेंट हमारा एक्सपेंस है, इसीलिए डेबिट होगा, रेंट है वो डेबिट होगा। और ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, मतलब कि हमें चुकाना बाकी है ना, तो उस बंदे को हमने नहीं चुकाया जिसने हमें ये जगह भाड़े पे दी, वो गिवर है। समझ में आ रही है बात। सैलरी चुकाना बाकी है तो वो एम्प्लॉय ने हमें काम करके दिया, हमने कुछ नहीं चुकाया, उन्होंने काम करके दिया, हमने कुछ नहीं चुकाया, मतलब कि वो गिवर है, फिर भी हमने बदले में कुछ नहीं दिया, इसीलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। और वैसे भी मेरे बच्चे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, वो एक तरह की हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट। तो आंखें बंद करके जब कभी भी लायबिलिटी आए तो आप उसके अकाउंट को क्रेडिट करना। क्यों, क्योंकि उन्होंने आपको कुछ दे दिया है, लेकिन आपको जो देना था बदले में वो नहीं दे पाए, वन साइड ट्रांजैक्शन हुआ है। उन्होंने काम किया, वो गिवर है, लेकिन आपने सैलरी नहीं चुकाई। उन्होंने जगह भाड़े पे दी, वो गिवर है, लेकिन आपने रेंट नहीं दिया। उन्होंने आपको मजदूरी करके दिया, लेकिन आपने लेबर नहीं चुकाया। तो इसी केस में ये सारे लोग गिवर है, लेकिन आपने कुछ नहीं चुकाया, सिंगल हैंड ऑपरेशन हुआ, वन साइड ऑपरेशन हुआ, इसीलिए ये आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज ऑलवेज लायबिलिटी। और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है बच्चे, क्रेडिट होती है। इज दैट क्लियर, आपको समझ में आया ये बच्चे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। एफ के बाद तो जी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 900। अब देखो बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ना, मतलब कि जो ओनर ने हमारे पास से ड्राइंग्स किया हुआ है, उस ड्राइंग्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा। हमें मतलब किसे, बिजनेस को। बिजनेस को
रिसीव होगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये तो हमारी इनकम हो गई। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। क्या ये ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ओनर बिजनेस को देगा? नहीं देगा। हमने यही बात बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी की थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस था, लेकिन हमने क्या कैश में चुकाया? नहीं, नहीं चुकाया। तो यहां पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैश में मिलेगा भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो कि भाई इंटरेस्ट जो बाकी है, इंटरेस्ट जो बाकी है हमें मिलना, राइट, वो ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा। मतलब ध्यान से सुनना, एक ओनर का 10,000 रुपए का ड्राइंग्स है, और उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000 रुपीज। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, वो हमें कभी भी कैश में तो मिलने वाला है नहीं, हमें कैश में नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को उसके ड्राइंग्स में ही हम ऐड कर देंगे, और ड्राइंग है ना वो ओनर की कैपिटल को, ओनर की कैपिटल को लेस करता है। क्या करता है? ओनर की कैपिटल को कम कर देता है। मतलब क्या हुआ कि मान लो कि एक बंदा है अमित, जो ओनर है अपने बिजनेस का, जिन्होंने बिजनेस के अंदर 50,000 रुपए की कैपिटल लगाई हुई है। ओके, अब ये 50,000 में से अमित ने यदि ड्राइंग्स किया, मतलब कि कुछ अपने पर्सनल पर्पस के लिए वो 10,000 रुपया ले गया, तो उसकी कैपिटल है ना वो क्या हो जाएगी? 50,000 में से 40,000 हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? फिर क्या हुआ? कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो कि वो 2,000 का आया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन चुकाएगा? फर्म। किसे? तो के पार्टनर को। तो के भाई हम कैश में नहीं चुकाएंगे, इसीलिए इसे हम ऐड करके पार्टनर की कैपिटल को 42,000 बता देंगे कि भाई पार्टनर मतलब कि भाई ओनर, अब आपको 42,000 रुपीज हमसे लेना है। हमसे मतलब कि बिजनेस में से, क्योंकि हम ये पूरा हिसाब कहाँ पे लिखते हैं बच्चे? बिजनेस में लिखते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो 42,000 रुपीज जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। अब क्या हुआ? तो कि भाई अब बात आई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से ना, जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चुकाया नहीं कैश में, वैसे आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा नहीं ओनर के पास से, कैश में नहीं मिलेगा। तो क्या होगा कि आप उसे ड्राइंग्स में ऐड कर दो। ड्राइंग्स में आपने ये 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऐड कर दिया, मतलब क्या होगा कि टोटल कैपिटल में से कितना माइनस हो जाएगा? 11,000 माइनस हो जाएगा। मतलब कि ये 10,000 रुपया यहां से ले गया, इसीलिए माइनस हुआ, और इंटरेस्ट का इन्होंने नहीं दिया, इसीलिए ड्राइंग्स में ऐड हुआ, मतलब कि वो कैपिटल में माइनस हुआ। ओनर और बिजनेस की ये लेन देन हो रही है मेरे बच्चे, समझे बात को? तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए एक इनकम है। इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये अकाउंट बन जाएगा। क्या ये कैश में मिलेगा हमें? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या ओनर बिजनेस को देगा, चुकाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो कैन आई से कि ये जो इंटरेस्ट हमें नहीं मिल रहा है, वो
ड्राइंग में ऐड कर दो, तो मतलब एक अकाउंट बनेगा ड्राइंग्स का। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ध्यान से सुनना। अब ये जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो अब इसके ऊपर से एक व्यक्ति का अकाउंट बनेगा। व्यक्ति का कौन सा बना? तो कि भाई ड्राइंग है ना, वो ओनर का अकाउंट है, वो ओनर का अकाउंट है, तो एक ओनर का अकाउंट बना, ठीक है। और दूसरा, ये हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है, तो ये नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा इनकम के तौर पे। इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट, और ये ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा क्योंकि रिसीवर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें क्या होगा? बोलो, मिलेगा? हाँ या ना? कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो वो बंदा रिसीवर बन जाएगा। तो इसीलिए ओनर का जो ड्राइंग्स है वो ज़्यादा हो गया। पहले उन्होंने 10,000 उठाया था, रिसीव किया, हाँ या ना? ये 1,000 उसे देना नहीं पड़ा, मतलब रिसीव किया। टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया? 11,000 रुपए का। समझ में आ रही बात आपको? रिसीवर कैसे हुआ वो? जब उन्होंने 10,000 रुपीज का ड्राइंग्स किया, फर्म में से पैसा उठाया, आपने बोला ओनर इज अ रिसीवर, हाँ या ना? अब उन्होंने 1,000 रुपए का इंटरेस्ट नहीं दिया, तो हमने वो ड्राइंग्स में ऐड कर दिया। अब हमने क्या बोल दिया कि ओनर का ड्राइंग्स कितना? 11,000। हम ये बोलेंगे कि ओनर ने अभी कितना उठाया? 11,000, मतलब कि ये 1,000 के लिए भी ओनर रिसीवर हुआ। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात? इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को स्पेशल ट्रांजैक्शन बोला जाता है। जो सिंपल ट्रांजैक्शन थे ना, वो हमने एक लेक्चर में 10-10, 12-12, 15-15 ट्रांजैक्शन को सॉल्व किया, लेकिन ये स्पेशल ट्रांजैक्शन को समझाने के लिए मुझे ये एक एक घंटे में सिर्फ 3-4 ट्रांजैक्शन ही सॉल्व हो सकते। समझ में आ रही है आपको बच्चे बात? एक बार आपको यहाँ पे दिमाग में बिठा देना है कि कब किस तरह के ट्रांजैक्शन को किस तरह से हमें एडजस्ट करना है। समझ में आई बात? तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारे लिए इनकम हो रही है, इसीलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ड्राइंग्स में वो ऐड होगा, तो हम बोलेंगे कि ओनर ने 10,000 प्लस 1,000 कुल मिला के 11,000 का ड्राइंग्स लिया, हमने दिया, मतलब कि वो रिसीवर होगा। तो वो रिसीवर होगा, इसीलिए डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात आपको? हाँ, तो ये जो स्पेशल ट्रांजैक्शन है उसे इस तरह से ट्रीट किए जाते हैं। यहाँ पे थोड़े रूल्स भी चेंज होते, लेकिन कभी भी ये 3 गोल्डन रूल है ना, उसके डेबिट क्रेडिट के रूल कभी बदलेंगे नहीं। वो हमेशा सेम सिचुएशन में, अलग डिफरेंट सिचुएशन में जो भी होगा वही हमें हर बार लिखना होगा। अब देखो, मैं आपको इसके बारे में एक डिटेल बताता हूं। अकाउंटेंसी के अंदर जो आप अकाउंटिंग करते हो ना, अकाउंटेंसी में जो आप अकाउंटिंग करते हो ना, वो अकाउंटिंग सिस्टम में एक अकाउंट बनता है कैपिटल का, एक बनता है लायबिलिटीज का,
एक बनता है एसेट्स का, एक बनता है इनकम का, और गेन अब हमने आज के क्वेश्चन में ऐड कर दिया, और एक होता है एक्सपेंस और लॉस का। मेरे बच्चे पूरे अकाउंट में ये 5 तरह के ही अकाउंट होते। कितने? 5 तरह के अकाउंट। पूरी अकाउंटेंसी में ये 5 तरह के ही अकाउंट होते। अब कैपिटल और लायबिलिटी ये दोनों को मिलाओ तो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। एसेट्स को यदि अलग करो तो ये रियल बन जाएगा, और यदि इनकम और एक्सपेंस को निकालो तो वो नॉमिनल बन जाएगा। समझ में आ रही है बच्चे बात आप लोगों को? थोड़ा अभी समझना डिफरेंट होगा, क्योंकि मेरे बच्चे हम ये जो 3 गोल्डन रूल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है जो मैंने आपको पहले बताया था, और यही 3 को छोड़ के हम इस 5 को पकड़ के चले ना तो ये बन जाएगा मॉडर्न अप्रोच। क्या बन जाएगा बच्चे? मॉडर्न अप्रोच। कि आप किस तरीके से डेबिट या क्रेडिट को सोचते हो। यदि आप ये ट्रेडिशनल अप्रोच से सोचते हो तो इनके गोल्डन रूल आपको डेबिट क्रेडिट के दिए गए हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में एक्सपेंस लॉस डेबिट और इनकम एंड गेन क्रेडिट, ये दिया गया था। और यदि आप मॉडर्न अप्रोच को यूज करते हो तो कि भाई कैपिटल एंड लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट, एसेट्स इज ऑलवेज डेबिट, इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट एंड एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट। बस ये 5 को याद रख लो, आपका काम हो गया, या आप इसे याद रख लो, आपका काम हो गया। तो ये 2 अप्रोच के ऊपर से जर्नल एंट्री के ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। ये मुझे अभी बताना नहीं था आपको, लेकिन फिर भी आपके थोड़े बहुत नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि आज के इस सेशन में मैंने आपको लायबिलिटी के बारे में बता दिया था। तो आप ये वर्ड से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच को समझाया। जो अभी आप वो इक्विटी प्लस लायबिलिटी वाला आप इक्वेशंस समझ रहे हो ना, वो इक्वेशन इस मॉडर्न अप्रोच से बनता है। ठीक है, मिलते हैं बच्चे कल के लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।